In the last lecture, we have seen about the definition of solution, the types of solution, and the last point is solubility. So today we will discuss about the solubility and the factor which affect on solubility. So the definition of solubility is the amount of solute per unit volume of saturated solution. The definition of solubility is the amount of solute per unit the volume of saturated solution. It is called solubility. The next point is factor affecting on solubility. यहाँ पर हम देखेंगे कि solubility पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं. तो सब में पहला जो यहाँ पर पॉइंट है वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. पहला फैक्टर जो सोल्यूबिलिटी पर अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. So the compound having similar chemical character are more readily soluble in each other. इसका मतलब है अगर दो कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज, ये केमिकल कैरेक्टर्स सिमिलर है तो वो एक दूसरे में इजीली सोल्यूबल होते हैं. इसी को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी एक जैसी चीज़ें उसी के जैसे चीज़ों में डिजॉल्व होती हैं. उसी तरह से द कंपाउंड हैविंग सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर सोल्यूबल इन ईच अदर. सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कंपाउंड्स में सेम है तो वो भी एक दूसरे में सोल्यूबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ द पोलार सोल्यूट इज देयर इट डिजॉल्व इन पोलार सॉल्वेंट, यानी यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो पोलैरिटी है सोल्यूट में, वैसे सॉल्वेंट का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो भी पोलार है. सो पोलार सोल्यूट डिजॉल्व इन पोलार सॉल्वेंट. सिमिलरली नॉन पोलार सोल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलार सॉल्वेंट. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर दो कंपाउंड के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सिमिलर होते हैं तो वो एक दूसरे में सोल्यूबल होते हैं. जैसे पोलार सोल्यूट अगर है तो वो पोलार सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, और अगर नॉन पोलार सोल्यूट है तो वो नॉन पोलार सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा. इसी को कहते हैं लाइक डिजॉल्व्स लाइक. तो यहाँ पर हमने दो चीज़ें पढ़ी. एक चीज़ ये पढ़ी कि जो कंपाउंड के केमिकल कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं वो एक दूसरे में सोल्यूबल होते हैं, और दूसरा पढ़े हम कि कंपाउंड में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सिमिलर है तो वो भी एक दूसरे में सोल्यूबल होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा पोलार सोल्यूट डिजॉल्व इन पोलार सॉल्वेंट and similarly non-polar solute dissolve in non-polar solvent. इसी का एग्जाम्पल है यहाँ पर देखेंगे. NaCl is a polar solute. It dissolve in water. Water is the polar solvent. It means polar solute dissolve in polar solvent. And cholesterol, it is non-polar and it dissolve in non-polar solvent, that is benzene. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कोलेस्ट्रॉल भी नॉन पोलर है और बेंजीन भी नॉन पोलर है, दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व होते हैं. और ऊपर के एग्जांपल में हम देख रहे हैं NaCl पोलर है और वाटर भी पोलर है, इसलिए NaCl वाटर में डिजॉल्व होता है. तो इन शॉर्ट इन दिस पॉइंट वी सी लाइक डिजॉल्व्स लाइक. उसके बाद हम सेकेंड फैक्टर पढ़ने वाले हैं जो सोल्यूबिलिटी के ऊपर अफेक्ट करता है, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सो हियर वी सी द व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोल्यूबिलिटी of solute in the solvent. So first example is KCl dissolve in the water is endothermic. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि KCl वाटर में जब डिजॉल्व होता है तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है. मीन्स इन दिस रिएक्शन द हीट इज एब्जॉर्ब. एंडोथर्मिक मीन्स हियर द हीट इज एब्जॉर्ब. तो KCl dissolve in water is endothermic reaction, means heat is absorbed. Here temperature increases, the solubility is also increases. Means in endothermic reaction the temperature increases the solubility. यानी यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने से सोल्यूबिलिटी भी बढ़ती है. कौन सी प्रोसेस में? एंडोथर्मिक प्रोसेस में. वैसा ही यहाँ पर हम दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं. CaCl2 और Li2SO4 डिजॉल्व इन वाटर इज एक्सोथर्मिक. यहाँ पर CaCl2 और Li2SO4 कैल्शियम क्लोराइड एंड लिथियम सल्फेट दे डिजॉल्व इन वाटर इज एक्सोथर्मिक. यहाँ पर ये जो इनका डिजॉल्व होना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. मीन्स हियर द हीट इज इवॉल्व. ये रिएक्शन में
हीट यहाँ पर इवॉल्व होती है. सो in such type of reactions the temperature increases, the solubility decreases. जैसे हमने ऊपर पढ़ा, अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होती है. और दूसरे एग्जांपल में हम देख रहे हैं कि जो एक्सोथर्मिक का है, यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करने से सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है. सो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, इस तरह से हम दो प्रोसेस में टेम्परेचर का इफेक्ट सोल्यूबिलिटी पर देखें. उसके बाद द सोल्यूबिलिटी ऑफ NaBr, NaCl एंड KCl चेंज स्लाइटली विथ टेम्परेचर. यहाँ पर दिया हुआ है कि NaBr, NaCl और KCl ये सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी स्लाइटली चेंज होती है विथ टेम्परेचर, यानी इनकी सोल्यूबिलिटी स्लाइट इंक्रीज होती है विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. उसके बाद द सोल्यूबिलिटी ऑफ KNO3, NaNO3 एंड KBr इंक्रीजेस अप्रेशिएबली विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट एंड KBr ये तीनों सॉल्ट की सोल्यूबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है एज वी इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. और यहाँ पर लास्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं कि सोल्यूबिलिटी ऑफ Na2SO4 सोडियम सल्फेट डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सोल्यूबिलिटी डिक्रीज होती है. तो इस तरह से हम तीन अलग अलग इफेक्ट देख रहे हैं टेम्परेचर का सोल्यूबिलिटी के ऊपर. तो हर सॉल्ट के लिए टेम्परेचर का इफेक्ट अलग अलग है उनके सोल्यूबिलिटी पर. सो हियर वी कैनॉट गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द सोल्यूबिलिटी एंड टेम्परेचर. इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट. बट द नेक्स्ट इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर इज यूजुअली डिक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैस की सोल्यूबिलिटी वाटर में इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है with increasing the temperature. So after the effect of temperature on solubility, the next point is the effect of pressure on the solubility. So first point is pressure does not affect on the solubility of solid and liquid. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रेशर लिक्विड और सॉलिड के सोल्यूबिलिटी पर अफेक्ट नहीं करता. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. प्रेशर डज नॉट अफेक्ट on the solubility of solid and liquid, while the solubility of gas in water increases with increasing the pressure. लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि solubility of gas in water increases with increasing the pressure, यानी प्रेशर इंक्रीज करने से गैस की solubility वाटर में इंक्रीज होती है. and it is given by one important law that is called Henry's law. It is very important law. So what is the law? So the law state that, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर S is directly proportional to P दिया हुआ है. इसी पर से हम हेनरीज लॉ की डेफिनेशन देखने वाले हैं. Here S indicate for the solubility. यहाँ पर S जो दिया हुआ है वो solubility of गैस के लिए दिया हुआ है. And P is the pressure of a gas. और यहाँ पर P जो है ये गैस का प्रेशर है. और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. और इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे हेनरीज लॉ में. सो द लॉ स्टेट दैट, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, द लॉ स्टेट दैट द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस मीन्स S. यहाँ पर हम देखें नीचे कि S इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P. It means that the law states that the solubility of gas in liquid, the solubility of gas in liquid is directly proportional to, is, this sign is for directly proportional, is directly proportional to the pressure of a gas. यहाँ पर देख रहे हैं हम, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? P means pressure of gas. So here S is directly proportional to P means the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of gas. It is called Henry's law. इसी को हम Henry's law कहते हैं. तो इसके लिए आप ये याद रखेंगे, S is directly proportional to P, where S is the solubility of gas, P is the pressure of gas, and therefore here we write the solubility of gas in liquid is directly proportional to
the pressure of gas. So it is the mathematical form of Henry's law. So next step, S is equal to KH into P. Here this K or KH is called Henry's constant. यहाँ पर ये जो हम K लिखे हुए ये proportionality constant है, यहाँ पर इसे हम Henry's constant कहेंगे. It is called Henry's constant. So what is the unit of this KH? So KH is equal to S upon P. So here the S is expressed in mole per liter. इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा the solubility is expressed in mole per liter if the pressure is present in bar. So the unit of KH is mole per liter and per bar. So it is a unit of KH. So here P is considered as a 1 bar. At that time KH is equal to S. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम P की वैल्यू 1 बार लेंगे, if P is 1 bar, then here S is equal to KH. वही लिखा हुआ है यहाँ पर. If P is equal to 1 bar, then KH is equal to S. So KH is nothing but the solubility of gas in liquid. तो यहाँ पर KH यानी क्या हुआ? S हुआ. यह KH किसके इक्वल है? यहाँ पर S के इक्वल है. और S क्या है? Solubility of gas in liquid. So KH is the solubility of gas in liquid when its pressure is 1 bar. तो ये जब ये दोनों कब इक्वल होते हैं? जब प्रेशर हम कितना लेते हैं? 1 बार लेते हैं. इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे. KH is the solubility of gas in liquid. KH क्या है? Solubility of gas in liquid है, क्योंकि KH यानी S है. कब होता है ये KH इज इक्वल टू S? जब प्रेशर 1 बार के इक्वल हो. सो हियर द इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ हेनरीज लॉ. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ. द नेक्स्ट पॉइंट इज some gases does not obeys the Henry's law. So they are the exceptions to Henry's law. So the next point, the exceptions to the Henry's law. So the gases like CO2, ammonia does not obeys Henry's law because they are highly soluble in liquid than the expected by Henry's law. यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ गैसेस ऐसे हैं जो हेनरीज लॉ के एक्सेप्शंस है, जिसमें हमने एग्जांपल देखा CO2 एंड अमोनिया. ये 2 गैसेस हैं जो हेनरीज लॉ को ओबे नहीं करते, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है एक्सपेक्टेड देन हेनरीज लॉ. सो ड्यू टू हायर सोल्यूबिलिटी दे डज नॉट फॉलो और डज नॉट ओबेज द हेनरीज लॉ. हियर वी सी व्हेन अमोनिया इज एड इन द वाटर, it completely dissolve and it forms ammonium hydroxide because it is highly soluble. And similarly, when water is or carbon dioxide is dissolved in the water, it forms carbonic acid H2CO3. So in this way these 2 gases are highly soluble in water than expected by Henry's law. Therefore these gases does not obeys the Henry's law. So it is all about the effect of different factors on the solubility. So first factor is nature of solute and solvent. The second important factor is temperature, and the last important factor, that is the effect of pressure. The next point is the vapor pressure of solution of a liquid in liquid. अब हम पढ़ने वाले हैं ऐसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो लिक्विड इन लिक्विड टाइप का है, यानी लिक्विड इज डिजॉल्व इन लिक्विड, और ये सोल्यूट इज लिक्विड एंड सॉल्वेंट इज ऑल्सो लिक्विड. सो नेक्स्ट पॉइंट इज वेपर प्रेशर ऑफ solution of liquid in liquid type. To study this point, we will see the important law, that is Raoult's law. Before study this law, we consider some important terms. So here we consider the 2 volatile liquid. यहाँ पर हमें सब में पहले volatile liquid लेना है, 2 volatile liquid. Volatile liquid means the liquid which are easily evaporated. Volatile liquid ऐसे liquid को कहते हैं जो easily evaporate होते हैं, जैसे पेट्रोल, केरोसिन,
such liquids are volatile, water is also volatile. So here we take the two volatile liquid, that is A1 and A2. Then P1 P2 are the partial vapor pressure. यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं कि P1 और P2 जो है पार्शियल वेपर प्रेशर है, एंड X1 एंड X2 आर द मोल फ्रैक्शन. X1 और X2 यहाँ पर मोल फ्रैक्शंस है A1 और A2 लिक्विड के लिए, एंड P10 P20 आर द वेपर प्रेशर. तो यहाँ पर हम तीन चीज़ें कंसीडर किए हुए. सबसे पहले हम दो वोलेटाइल लिक्विड ले रहे A1 एंड A2. P1 P2 पार्शियल वेपर प्रेशर्स हैं दोनों के. X1 और X2 इनके मोल फ्रैक्शंस हैं, एंड P10 एंड P20 आर द वेपर प्रेशर. बिफोर द डेफिनेशन ऑफ राउल्स लॉ, फर्स्ट वी सी द इक्वेशन P1 इज इक्वल टू P10 इंटू X1. अभी हमने पढ़ा कि P1 जो है ये है पार्शियल वेपर प्रेशर, partial vapor pressure, it is P1, and P10 is the vapor pressure and X1 is the mole fraction. तो ये इसी पर से हम यहाँ पर इसका स्टेटमेंट बनाने वाले, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. द पार्शियल वेपर प्रेशर यहाँ पर दिया हुआ है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट. यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो है of any volatile component of the solution is equal to, it is equal to, किसके इक्वल है ये? the vapor pressure of the pure component, उसी सब्सटेंस के वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, और उसी के मल्टीप्लाई करना है उसी के मोल फ्रैक्शन से इन द सॉल्यूशन. इट इज कॉल्ड राउल्स लॉ. तो ये पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीज़ें कंसीडर किए हुए. उसके बाद हमने दो इक्वेशन बनाए यहाँ पर. P1 इज इक्वल टू P10 इंटू X1 एंड P2 इज इक्वल टू P20 इंटू X2. ये दोनों इक्वेशन में हमने पढ़ा कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, और इसी को हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं. द पार्शियल वेपर प्रेशर, दिस वन, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? देखो यहाँ पर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, दिस वन इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. सो दिस इज द इम्पोर्टेंट लॉ. यू लर्न दिस डेफिनेशन एंड इट्स स्मॉल डेरिवेशन. सो द नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर दिस डेरिवेशन, आफ्टर दिस डेफिनेशन, so in 11th we studied the Dalton's law of partial pressure. Here we see P is equal to P1 plus P2. ये हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. Dalton's law of partial pressure, that is total pressure is sum of the partial pressure of all component, that is P is equal to P1 plus P2. So P1 की वैल्यू यहाँ पर हम डालेंगे P10 इंटू X1, और P2 की वैल्यू डालेंगे यहाँ पर P20 इंटू X2. यहाँ से देखकर वैल्यू डालना है. पहले तो हम देख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर P इज इक्वल टू रहता है P1 प्लस P2, और P1 क्या है? P10 इंटू X1 प्लस P2 है P20 इंटू X2. एंड हियर वी शुड रिमेंबर दैट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 0, और सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1. तो X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2. तो ये X1 की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर, इसको 1 दे रही मैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप करेंगे. तो P एज इट इज लिखना है. P इज इक्वल टू P10, और X1 के जगह मैं पुट अप कर रही हूँ यहाँ पर 1 माइनस X2 प्लस P20 इंटू X2. उसके बाद हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे. Here P10, this minus sign as it is, this multiply with X2, it becomes P10 into X2. First this P10 is multiply with 1, it is P10, then minus, then it multiply with X2, it becomes P10 into X2 plus P20 into X2. Now between these two
द कॉमन टर्म इज x2। यहाँ पर दोनों के बीच में हम देख रहे हैं कि कॉमन टर्म x2 है, तो नेक्स्ट स्टेप इज p इज इक्वल टू P10 प्लस कॉमन निकाल रहे हैं यहाँ पर हम x2, इसमें भी x2 है और इसमें भी x2 है, और पहले लिख रही मैं P20 क्योंकि इसको पॉजिटिव साइन है, फिर माइनस हम ले रहे P10, सो इट बिकम्स P इज इक्वल टू P10 प्लस x2 in the bracket P20 minus P1. Now we discuss one important graph. Here first the plot of P versus x2 is straight line. Means here this is the vapor pressure P and x2. It is a straight line. Then plot of P1 versus x1 and plot of P2 versus x2. These two are also a straight line. This one and this one, they are a straight line and passing through the origin. दोनों भी यहाँ पर ओरिजिन में से पास हो रहे। तो यहाँ पर हम सब में पहले देखिए कि ग्राफ हम वेपर प्रेशर P वर्सेस x2 में ड्रॉ कर रहे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर हम और ग्राफ देख रहे हैं P1 वर्सेस x1 और P2 वर्सेस x2, दोनों भी स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन में से पास हो रहे। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे ये पॉइंट पर x2 की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं x2 ये डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर x2 हम सब में पहले 0 कंसिडर करेंगे, x2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आने तक x2 की वैल्यू इंक्रीज होकर x2 इज इक्वल टू 1 बनता है, और यहाँ पर जब x2 0 होता है तो उस वक्त x1 1 होता है, क्योंकि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 हम पहले ही पढ़े, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो जब यहाँ पर x2 0 होता है तो उस वक्त x1 यहाँ पर 1 होता है। इधर पहुँचने तक इस पॉइंट पर x2 1 होता है, इसका मतलब यहाँ पर x1 जो है वो 0 होता है, क्योंकि इस जगह पर भी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 ही होता है। इसलिए ये लाइन जो है हम यहाँ पर स्ट्रेट दिखा रहे हैं, हर वक्त यहाँ पर x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है, और इस पॉइंट पर हम देख रहे हैं x2 0 रहता है, इसलिए x1 1 होता है, और इस पॉइंट पर x2 0 से 1 होता है, इसलिए x1 यहाँ पर 0 होता है, और दोनों तरफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 और इधर भी x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप के ग्राफ है जो हम पढ़ने वाले, तो सब में पहले देख रहे हैं हम P1 वर्सेस x2। यहाँ पर पहला ग्राफ जो है वो है P1 वर्सेस x2, ये वाला P1 वर्सेस x2 जो कि स्ट्रेट लाइन है। ये भी हम देख रहे हैं कि ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P इज इक्वल टू P10 है अगर x2 की वैल्यू 0 है, और P इज इक्वल टू P20 है अगर x2 की वैल्यू 1 है। अब ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ये समझने के लिए हम यहाँ पर इसके पहली वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जो हमने पहले इसके पहले वाले डेरिवेशन में किया हुआ था। इक्वेशन है P इज इक्वल टू P10 प्लस x2 P20 माइनस P10। ये इक्वेशन हम सब में पहले लेंगे। इस इक्वेशन में अगर हम x2 0 कंसिडर करते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर इस इक्वेशन में x2 अगर 0 है, ये 0 हुआ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता है, और क्या बाकी रहता है यहाँ पर P इज इक्वल टू P10, यही हमने लिखा हुआ है। अगर x2 0 है तो P इज इक्वल टू होता है P10, ये हुआ पहला। और अगर x2 1 है, अगर हम x2 की जगह 1 डालते हैं, 1 यानी कुछ भी नहीं, तो ये P10 प्लस है और ये P10 माइनस है, दोनों कैंसिल होते हैं, और क्या बचता है यहाँ पर P20। तो यहाँ पर वो लिखे हम P इज इक्वल टू P20 अगर x2 की वैल्यू 1 है। ध्यान से देखना ज़रूरी है इसके लिए। पहले में हम x2 0 ले रहे, यानी ये 0 बन रहा, ये 0 रहा तो ये पूरा 0 होता है, क्या बाकी रहता P इज इक्वल टू P10 जो हम लिखे P इज इक्वल टू P10। दूसरे कंडीशन में हम x2 1 ले रहे, ये 1 हुआ तो यहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, यहाँ पर P20 माइनस P10, ये P10 प्लस है, ये और ये कैंसिल होता है, और P इज इक्वल टू P20 यहाँ पर बाकी रहता है। ये दूसरा, इस तरह से हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। हम ग्राफ देखकर भी कर सकते हैं, इक्वेशन को लेकर भी इसको बता सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो ग्राफ है वो है P1 वर्सेस x1।
यहाँ पर हम P1 वर्सेस X1 ले रहे, वो भी स्ट्रेट लाइन है, मीन्स एज P1 इंक्रीजेस X1 इज ऑल्सो इंक्रीजेस। यहाँ पर अगर X1 0 लेते हैं तो P1 भी 0 होता है, और अगर हम X1 1 लेते हैं तो P1 इज इक्वल टू P1 0 बनता है। ये स्टडी करने के लिए भी हम यहाँ पर इक्वेशन लेंगे, लेकिन ये इक्वेशन में हम X1 वाली इक्वेशन लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन लिख रही मैं, P इज इक्वल टू P1 0 X1 प्लस P2 0 X2। ये इक्वेशन में अगर हम X1 की वैल्यू 0 डालते हैं, अगर मैं ये 0 डालूँ तो ये पूरा 0 होता है, और यहाँ पर जो है P इज इक्वल टू P2 0 इंटू X2 बाकी रहता है, और P1 भी यहाँ पर 0 बनता है, क्योंकि X1 अगर 0 है तो P1 भी 0 होता है। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर X1 की वैल्यू 1 डालते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि P1 इज इक्वल टू P1 0। और लास्ट ग्राफ जो है वो है P2 वर्सेस X2, यानी P2 इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द X2, इट इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन। हियर P2 इज इक्वल टू 0 एट X2 इज इक्वल टू 0। अगर X2 0 है तो P2 भी 0 होता है, और यहाँ पर X2 अगर 1 है तो P2 इज इक्वल टू P2 0 होता है। ये भी हम बता सकते हैं ये इक्वेशन का इस्तेमाल करके, P2 इज इक्वल टू P2 0 इंटू X2। यहाँ पर अगर मैं X2 0 करूँ तो P2 0 बनता, क्योंकि ये 0 रहा तो पूरा 0 होता, तो X2 0 है तो P2 भी 0 हुआ। और जब हम X2 1 डालते हैं तो P2 इज इक्वल टू P2 0। तो ये इक्वेशन लेकर हम ये ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसके लिए हम ये भी लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू P1 0 इंटू X1, ये इससे ईजी होगा। यहाँ पर अगर हम X1 0 ले रहे तो P1 0 होता है, और अगर X1 1 ले रहे तो P1 इज इक्वल टू P1 0 होता है। तो ये इससे और भी सिंपल होता है। तो इस तरह से हम इक्वेशन लेकर तीनों ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकते हैं।